हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। कक्षा 11 में वीडियो के इस लेक्चर में हम आपको आज कार्बन आयन के बारे में बताने जा रहे हैं कि कार्बन आयन क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कार्बन आयन क्या होता है। आपको कल हम कार्बोनियम आयन के बारे में बताए थे और इसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि जब भी विषमांगीय विदलन होता है तो दो तरीके के आयन प्राप्त होते हैं, कल हम आपको बताए थे। और उसमें ये भी हमने आपको बताया था कि कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन दो तरीके के आयन प्राप्त होते हैं। यदि कार्बन परमाणु पर धनावेशित चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको कार्बोनियम आयन कहते हैं। और यदि कार्बन परमाणु पर ऋणावेशित चार्ज है तो उसको कार्बन आयन कहते हैं। दो कंडीशन हमने इसमें बताया था कि पॉसिबल हो सकती है, दो कंडीशन इसमें संभव हो सकते हैं, जिनमें से पहली कंडीशन और टर्म के बारे में हमने आपको कल बताया था। आज है कार्बन आयन। दूसरा, कार्बन आयन वास्तव में है क्या कि केवल ग्रिग्नार्ड कर्मक, ये जो आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है ये ग्रिग्नार्ड कर्मक है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका सामान्य सूत्र होता है RMgEx। ये ग्रिग्नार्ड का सामान्य सूत्र है और ये R एल्किल ग्रुप है। ये एथिल समूह है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। और पूरे कार्बनिक यौगिक में केवल ग्रिग्नार्ड कर्मक ही एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल के रूप में पाया जाता है। अतः इसका उपयोग जो है कार्बनिक अभिक्रियाओं में कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। ये जहां भी जुड़ता है, जिस भी यौगिक से जुड़ेगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 घटा देता है और उसकी डिग्री 1 बढ़ा देता है। कहने का मतलब डिग्री 1 बढ़ जाएगी और ऑक्सीडेशन नंबर 1 घट जाएगा। तो ये जो ग्रिग्नार्ड कर्मक, इसकी विशेष खास बात है कि इसमें जो कार्बन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में पाया जाता है और इसी न्यूक्लियोफाइल का उपयोग करके हम लोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो कार्बन आयन वास्तव में है क्या, किसी कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध के विषमांगीय विदलन के फलस्वरूप प्राप्त ऋणावेशित कार्बनिक आयन को कार्बन आयन कहते हैं। अगर प्राप्त धनावेशित कार्बनिक आयन होता तो उसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऋणावेशित कार्बनिक आयन है तो इसको कार्बन आयन कहेंगे। तो कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन में अंतर सिर्फ चार्ज का है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोनियम आयन और नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन। तो प्राप्त ऋणावेशित आयन को देखिए कार्बनिक आयन को कार्बन आयन कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ब्रोमीन और मैग्नीशियम ये दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है और इसका जस्ट अपोजिट जो कार्बन पर आता है वो निगेटिव आता है। तो यहाँ पर देखिए एथिल कार्बन आयन प्राप्त हो गया और ये पॉजिटिव आयन जो आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड था पॉजिटिव हो गया। और इसमें जो है हमेशा जब भी कोई भी ग्रिग्नार्ड कर्मक लेंगे, चाहे मेथिल का लीजिए, एथिल का लीजिए, प्रोपिल का लीजिए, तो इसमें हमेशा कार्बन आयन ही बनेगा। और कार्बन आयन की उपयोगिता हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या करता है, जिस भी यौगिक से जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 घटा देता है और उसकी डिग्री 1 बढ़ा देता है। तो यहाँ पर देखिए इसके लक्षण क्या क्या है कार्बन आयन के, ये लक्षण के बारे में बताया गया है। कार्बन आयन के लक्षण, पहला लक्षण क्या है इसका कि कार्बन आयन में ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये लुईस क्षारक होते हैं। देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे होता है। देखिए पहला पॉइंट जो लिखा गया इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था एथिल का। अब इसके बायतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने देखिए जो कार्बोनियम आयन था उसके बायतम कोश में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बायतम कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन में से एक जो है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षारक जो इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो ये पूरा का पूरा डोनेट कर सकता है किसी भी यौगिक को या किसी भी परमाणु को, ये पूरा का पूरा दे सकता है। इसीलिए ये कैसा बिहेव करेगा, लुईस क्षार। हम आपको कल भी बताए थे लुईस क्षार क्या होते हैं, जो लोन पेयर देते हैं, और लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो लोन पेयर लेते हैं। तो यहाँ देखिए लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है, तो ये पूरा का पूरा लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसीलिए ये कैसा है, लुईस क्षारक जैसा है, लुईस क्षार की तरीके से बिहेव करेगा। और ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है। संकरण कैसे पता करेंगे, देखिए आपका जो CH3 और C, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो कुल कितने देखिए सिग्मा है, 1 2
3 और एक इसमें 4, टोटल कितने सिग्मा हो गए 4। संकरा कौन सा हो गया sp3। और हम आपको कल भी ये बात बताए थे कि जिन परमाणुओं पर sp या sp2 हो तो ये तो होते हैं अम्लीय, और जिन परमाणुओं पर sp3 है ये होते हैं क्षारीय। तो संकरण के आधार पर भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि इस पर sp3 संकरण है। देखिए कुल कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं, इसलिए संकरण क्या है sp3। और sp3 संकरण होने के कारण इसका प्रवृत्ति कैसी होगी क्षारीय। तो ये लुईस क्षारक जैसा व्यवहार करता है। इसके पहले देखिए sp या sp2 संकरण वाले जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं अम्लीय होते हैं, अर्थात जिन कार्बनिक यौगिकों पर sp या sp2 संकरण होता है वे सब अम्लीय होते हैं या लुईस अम्ल होते हैं। तो देखिए इससे एक चीज क्लियर हो गई कि पहला जो इसका लक्षण है कि इसके पास एकाकी लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। दूसरा लक्षण क्या है कि इसमें कुल मिला के 4 सिग्मा बंध होते हैं, जिसके कारण इस पर संकरण कौन सा होगा केंद्रीय परमाणु पर sp3। और sp3 होने की वजह से इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी क्षारीय होने से देखिए हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रवृत्ति होगा वो लुईस क्षारक जैसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरा का पूरा लोन पेयर क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है। अगर ये पूरा लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी लुईस क्षार जैसी। चलिए अगला देखते हैं कि इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इसकी ज्यामितीय आकृति अमोनिया के समान कैसी होती है पिरामिडीय होती है। देखिए अमोनिया की संरचना हम लोग देख लेते हैं पहले। जैसे नाइट्रोजन है ये इसकी संरचना हो गई। अब देखिए इसमें हम डिस्पर थ्योरी लगाएंगे। इसके पास भी देखिए क्या है लोन पेयर एलपी लोन पेयर है, और इसमें अगर हम डिस्पर थ्योरी लगाएं, डिस्पर थ्योरी का मतलब देखिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये विस्पर थ्योरी है। विस्पर थ्योरी क्या कहती है कि दो बंधों के बीच की जो दूरी होगी वो अधिक से अधिक होगी। ऐसा तभी संभव है जब लोन पेयर जो है ये एक दूसरे को क्या करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को इसको प्रतिकर्षित करता है, इसको भी प्रतिकर्षित करता है। तो ये कैसा हो जाता है नीचे की तरफ झुक जाता है और इसकी आकृति कैसी हो जाती है पिरामिडीय। देखिए जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी वो क्या बताती है कि जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करता है, रिपल्सिव करता है, रिपल्सन देता है। तो ये क्या करेगा लोन पेयर इसको प्रतिकर्षित करेगा नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और इसकी आकृति कैसी हो जाएगी पिरामिड के आकार की, पिरामिडीय हो जाती है। तो इसीलिए जो ये कार्बन आयन होते हैं इनकी भी आकृति कैसी होती है पिरामिडीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके पास क्या होता है लोन पेयर होता है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण इनकी आकृति कैसी होती है पिरामिडीय होती है। देखिए लिखा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इनकी ज्यामितीय आकृति अमोनिया के समान पिरामिडीय होती है और ये अत्यधिक क्रियाशील भी होते हैं। अमोनिया की आकृति पिरामिडीय होती है। इसी के बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसीलिए इनकी भी आकृति कैसी होती है पिरामिडीय। और इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो मैक्सिमम होती है, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। फिर कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक इसलिए होता है क्योंकि इनके पास देखिए पूरा का पूरा एकाकी लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इनका जो कार्बन आयन पर घनत्व होता है इलेक्ट्रॉनों का वो मैक्सिमम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह के जुड़ने पर इनका स्थायित्व घट जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह इनसे जुड़ जाए तो इनका स्थायित्व घट जाता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इनसे जुड़ जाए तो इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, जस्ट कार्बोनियम आयन का अपोजिट है। कार्बोनियम आयन में सबसे ज्यादा जिसकी डिग्री मैक्सिमम होती थी वही अस्थायी होता था, लेकिन इसमें जिसकी डिग्री मिनिमम होगी वो अस्थायी होगा। देखिए अस्थायित्व का घटता क्रम, अस्थायित्व का घटता क्रम।
जिसमें कार्बन आयन में मैक्सिमम होगी वो सबसे कम अस्थायी होगा, जिसकी डिग्री से कम होगी वो सबसे अधिक अस्थायी होगा। तो देखिए यही कारण लिखा हुआ कि कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह के जुड़ने पर इनका स्थायित्व घट जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के जुड़ने पर इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल ये देखिए, जिसकी डिग्री सबसे कम है वो सबसे अधिक अस्थायी है, और जिसकी डिग्री सबसे अधिक है वो सबसे कम अस्थायी है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अभिकर्मक के बारे में बताएंगे, रीजेंट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।